बलूचिस्तान हम सुनते हैं और काफ़ी सारे मास्टर्स भी हमारी सुनते हुए आ रहे हैं। बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि इट्स अ नेचुरली रिसोर्स रिच प्रोविंस। तो वाकई क्या ये रिसोर्स रिच प्रोविंस जो है मास्टर्स के लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकती है अगर इनकी एक्सप्लोरेशन जो है वो सही तरीके से की जाए? तो मिनरल्स के और रिसोर्स के बारे में बलूचिस्तान के स्पेसिफिक क्या ख्यालात हैं आपके? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अब नेचुरल रिसोर्स आपके पास वाटर भी है, आपका एयर भी है, फिर रिसोर्स आपका सिर्फ मिनरल्स ही नहीं है, आपका कल्चर भी है, वो भी एक रिसोर्स है। सो रिसोर्स की इम्पोर्टेंस या उसको समझने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जो हमारी साइंस है वो ये कहती है कि नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि अपने आप को रिपीट करे। जैसे वाटर है, वाटर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू आता है, आप उसको प्रोड्यूस नहीं करते, वो बनता है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जहाँ तक मिनरल्स की बात है, इस तरह से मिनरल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और रिफाइन करते हैं और यूज़ करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स में, और अगेन वो आपके पास इन डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे कि बलूचिस्तान जो है हिस्टोरिकली वो रिसोर्सफुल प्रोविंस है इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। इट्स नॉट ओनली द मिनरल्स, it's also the air, the culture, the everything that this province has is a resource. और minerals resources, why it is important, क्योंकि mineral resources आपके over the period of overnight नहीं बन जाते. It takes a lot of years, million and billion of years, जिसकी वजह की बात जो है आपके पास mineral resources, oil and gas produce होती है, तो इसलिए भी importance रखता है। जो न्यू कंसेप्ट है रिसोर्स का, देखिए ये तो हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है उसको आप इस तरह से देखते हैं कि वो आपको रिसोर्स तो आपको बनाना पड़ता है, रिसोर्स आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अरबों डॉलर के रिसोर्सेज हैं गोल्ड के या कॉपर के या किसी भी इम्पोर्टेंट मिनरल के, तो वो तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक कि आप उसको रिसोर्सफुल बनाएंगे नहीं। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। Thank you so much for opening up this segment with very some deep and clear analysis। और ये बहुत ज़रूरी था कि हम रिसोर्स और मिनरल में डिफ्रेंशिएट कर सकें कि रिसोर्सेज क्या होती हैं और मिनरल्स क्या होती हैं। रिसोर्सेज को तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और डॉक्टर साहिबा, बात आती है मिनरल्स के ऊपर, अगर हम बात करें तो सुनने में भी यही आता है और रिसर्च भी यही कहती है कि पाकिस्तान पूरे में 70% जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे हैं। तो इनकी एक्सप्लोरेशन, और अगर हमारे पास जो है FDIs हम अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिसेंटली जो हम अगर देख रहे हैं ईयर 2025, इसको जो है बड़े एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट जो हैं एज अ गेम चेंजिंग ईयर बोल रहे हैं फॉर स्पेशली फॉर द माइनिंग सेक्टर। और उस माइनिंग सेक्टर के लिए अगर ये ईयर क्या क्या ले आ रही है, आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को कैसे देख रही हैं, माइनिंग और मिनरल सेक्टर को कैसे देख रही हैं इन अपकमिंग ईयर्स? ऐसे कि दिस इज़ वेरी ट्रू कि बलूचिस्तान जो है वो अपने माइंस एंड मिनरल के रिसोर्सेज की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ये कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज जो है देर बरीड अंडर द डीप अंडरग्राउंड, तो उसकी एक्सप्लोरेशन, उसकी यूटिलाइजेशन, उसका रिसोर्सफुल होना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर लिविंग इन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड अ वेरी गुड इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव इज़ द, जो कि इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट बलूचिस्तान ले रही है कि इस रिसोर्स को रिसोर्सफुल बनाया जाए। अगर आपके पास अरबों के एसेट्स हों और वो रिसोर्सफुल नहीं हैं आपके लिए, आप यू आर अनएबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दोज रिसोर्सेज, तो वो यूजलेस होते हैं। तो एक इस अप्रोच के साथ हमने देखा कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो 70% जो इस मिनरल रिजर्व्स हैं, उस पर मेनली आपके पास कॉपर है, गोल्ड है। देखिए, गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो अनडिनाइबल है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम समझते हैं कि किसी ज़माने में हम जैसा कहते थे कि कोई बादशाह था, उसने जब टच किया हर चीज़ को तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से जो गोल्ड है वो साइंटिस्ट भी यही कोशिश करते रहे कि क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव जो है ये आपके पास एंटाइटी है, तो अभी भी एज एन एसेट गोल्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ फिर कॉपर है, इसके साथ बलूचिस्तान में आपके पास क्रोमाइट के रिजर्व्स हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में इस टाइम जो कि अभी तक अनटैप्ड है और अनडिस्कवर्ड हैं, जैसे कि उसको आप स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कह सकते हैं,
अब वो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स या एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स हैं. फॉर इंस्टेंस जो आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रही हैं उसमें वो मिनरल्स की यूटिलाइजेशन है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अभी तक हम उसकी एक्सप्लोरेशन या उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया तो हम उसकी इंपॉर्टेंस की के ऊपर बात ही नहीं करते. तो सिर्फ कॉपर एंड गोल्ड ही नहीं इंपॉर्टेंट, बल्कि उसके साथ के जो और में और दूसरे मिनरल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो येस, दिस इज़ वेरी ट्रू. बलूचिस्तान इज़ अ रिसोर्सफुल प्रोविंस, और दिस गिव्स अस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस ब्रिंग्स अस bring us a responsibility of working on these resources, और उसको हम further exploitation या exploration की तरफ लेके जाएं. थैंक यू सो मच मैम. और आपके ब्रीफ आंसर्स जो हैं दीज आर हेल्पिंग अस इवन दी आवर लिसनर्स, तो चीज़ों को सही से समझ सकें वो. मैम एक एक्ट आया था रिसेंटली, पास हुआ है मिनरल एक्ट के नाम पे 2025, बलूचिस्तान मिनरल एक्ट 2025 की अगर मैं बात करूं तो दीगर माजी में भी एक्ट्स पास हुए हैं, ये भी एक्ट भी आया है. इट हैज़ कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस. तो इस एक्ट को आप कैसे देख रही हैं कि इस एक्ट में पहले क्या नहीं था तो अब क्या है, और इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है? अगर आप इस एक्ट को थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए डिस्कस करें तो वो बेहतर होगा. अच्छा, गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एक अप्रोच ये है कि जो माइनिंग का प्रोसेस है, एक्सप्लोरेशन का और लाइसेंसिंग का, वो उसको ईज़ किया जा सके. तो उस वजह से फेडरल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दिस माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025, जिसको लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने दे हैव अप्रूव्ड इट थ्रू द बलूचिस्तान असेंबली in March 2025. So what is the important point about this act is that basically this act does not only work from the top to bottom, but also from the bottom to top. किस तरीके से कि इसमें आपके पास जो माइनिंग और लाइसेंसिंग के प्रोसेस हैं उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया. फिर इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा गया कि नाउ इट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बट आल्सो फॉर द लोकल इन्वेस्टर्स, कि अगर आप स्मॉल माइनिंग ऑपरेटर हैं तो यू कैन आल्सो गो फॉर दिस, यू कैन आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्ट. फिर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो रखी गई वो है आपके पास इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस के हवाले से, कि इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया. और जब आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं देन यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि आपकी लाइफ साइकिल असेसमेंट होगी, जो माइंस ओपन होंगी, ऑपरेट होंगी, माइन क्लोजर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो है ना, इसमें आपके पास जो है वो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिटिंग द कम्युनिटी in terms of कि जो भी आपके पास CSR है that has to be utilized for the community development. So 4 से 5 इसके important points हैं. और the approach is to have national harmonized national policy. This policy is basically for the licensing and prospecting, जो है वो licensing के process को आसान बनाने के लिए, investors को एक easy platform देने के लिए बनाई गई. I think this has many positive impact. और जब आप with the passage of time you will see that in over a few months or year, आप देखेंगे कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म, पॉलिसी प्लेटफॉर्म की वजह से the local and the international investor will be attracted towards more exploration avenues in Balochistan and Pakistan as well. बिल्कुल मैम, अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, आप भी बलूचिस्तान के रेजिडेंट हैं, मैं भी हूँ, और लाइक ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये जो मिनरल एक्ट है आने वाले साल में बड़े फोरम्स के ऊपर कुछ डेलीगेशंस आ रहे हैं, और 2025 को मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है. तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इन सब का एक ऑर्डिनरी बलोच को, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान को, इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, यूथ, यंगस्टर्स, इनके लिए क्या फ़ायदा है? अगर आप एक्सप्लेन कर सके हमारे, क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं दे आर ह्यूज बल्क ऑफ यूथ, तो ख़ासकर इस मिनरल एक्ट में यूथ के लिए क्या है, बलूचिस्तान के लिए क्या है, ओवरऑल लोकल इकोनॉमी के लिए क्या है,
और ओवरऑल नेशनल इकॉनमी के लिए क्या फ़ायदा है अगर एफडीआईज आएंगी, तो वो बलूचिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर कितने इम्पैक्टफुल होंगे और बलूचिस्तान के लोगों की सोशो इकोनॉमिक लाइफ को जो है स्टेटस को कैसे अपलिफ्ट करेंगी। तो इसके एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स हमें अगर आप बताएंगे तो वो हमारे ऑडियंस के लिए भी अच्छी होगी और हमें भी एजुकेशन मिल जाएगी इस मामले में। राइट अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जब सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखें जहाँ भी माइनिंग ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं ना, उसमें ये देखा जाता है और मतलब वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम के मिनरल एक्सप्लोरेशन में the mining companies, they've been earning a lot, but the people, the communities living in those areas, they are not benefited. So इसमें यहाँ जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 25 इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई ऑन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल कम्युनिटीज़। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ हैं। फिर उसके साथ साथ जब माइनिंग ऑपरेशंस हैं तो उसमें कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट, उसमें कम्युनिटी किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है, उनके साथ कंसल्टेशन हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी इसमें आपके पास CSR का जो वो है प्रोजेक्शंस हैं या उसका जो बेनिफिट होगा वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर होगा, स्कूल्स होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए। और इसके साथ अगर आप देखें तो आपकी जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, गवर्नेंस है और एक लिंकेज डेवलप कर रहा है ये माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है 2025 का बिटवीन द लोकल पीपल, द कम्युनिटी एंड दी माइनिंग ऑपरेटर्स के जो माइनिंग करने वाले हैं। उसको आप समझे, इस प्रोसेस को आप समझ सकते हैं ट्रिपल हेलिक्स प्रोसेस है, जिसमें आपके लोकल लोग भी हैं इन्वॉल्व, इसमें माइनिंग की जो कंपनीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। और डेफिनेटली कि देखिए जब हमारे यहाँ माइनिंग ऑपरेशंस कहीं पे स्टार्ट होते हैं, सो दैट गिव अस क्लू कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। कि अगर आप देखें तो प्रिलिमिनरली जैसे हमने देखा कि हिस्टोरिकली जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, सो हमने देखा कि द पीपल एक ट्रेंड ये चला कि द पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसके बाद फिर हमारा IT का रेवोल्यूशन आया, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एजुकेशन हासिल की। अब अगर हम बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्सप्लोरेशन एवेन्यूज़ करने जाते हैं या पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में या ग्रेजुएट्स में या स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस आएगी कि वाई नॉट टू स्टडी द माइनिंग इंजीनियरिंग और माइंस एंड मिनरल साइंसेस को क्यों ना स्टडी करें और इससे रिलेटेड स्टडीज़ को क्यों ना लेके जाएं, जिसकी वजह से हम अपने इलाके में काम कर सकें, हम वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के थ्रू होने वाले प्रोसेस को समझ सकें। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और जो मेन मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस यही है कि हर चीज़ को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है और फोकस रखा गया है कम्युनिटी डेवलपमेंट को। द पीपल लिविंग ओवर देयर, दे शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम द माइनिंग ऑपरेशन। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारे देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीरियस कंसर्न्स जो आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं। जिस तरह से मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो कॉन्गो में द बिग माइनिंग कंपनीज दे बीन एक्सट्रैक्टिंग द लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक इन इंडस्ट्री रिलेटेड मिनरल्स। और लेकिन जो है ना पीपल आर बेसिकली पुअर। दे सेड द माइनिंग कंपनीज कम, दे डू द एक्सट्रैक्शन, दे नेवर डू दिस रिफाइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग स्टेप्स वहाँ पे नहीं करते और जिसकी वजह से वो उतना अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये है कि इस प्रोसेस में जो है ना दोनों तरफ के बेनिफिट्स को कंसिडर किया गया है। एक तो एक्सप्लोरेशन हो, डेफिनेटली हो। अगर एक्सप्लोरेशन नहीं होगी तो नो वन कैन कम ओवर, नो वन कैन डू दिस फॉर अस। तो हाँ, हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्ड हो, हम एक्सप्लोरेशन हो, उसमें हमारे इंजीनियर्स हेल्प आउट करें, वर्कआउट करें। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स ग्रेट। सो आपके रिमार्क्स आर लाइक द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। अच्छा मैम, अगर बात की जाए कि इस माइनिंग लाइसेंस जो हमें मिलता है किसी फर्म को, किसी कंपनी को, इंक्लूडिंग लोकल एंड इंटरनेशनल, सो एक प्रोसीजर होता है इस एक्ट के थ्रू, वो भी मेंशन्ड है कि हाउ यू कैन गेट योर लाइसेंस। और दूसरा सवाल ये उठता है कि या सिर्फ हमारे इंटरनेशनल कंपनीज और फर्म्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, या हमारे लोकल बिजनेसमैन, लोकल फर्म्स और कंपनीज भी कर सकती हैं? तो क्या ये वाज़े कर सकते हैं आप कि आइदर सिर्फ ये प्रोजेक्ट जो है, ये माइनिंग लीज जो है सिर्फ डील करती है फॉरेन एंटिटीज़ को, कंपनीज़ को, या फिर ये लोकल्स को भी एंटरटेन करती हैं?
अच्छा, इसमें जो है ना जो लाइसेंसिंग है बेसिकली, ये जो एक्ट का जो मेन थीम ये है कि लाइसेंसिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, उसके प्रोसेस को आप ऐसे इस्टेब्लिश करें कि जो कि हेल्पफुल हो। अच्छा, उसमें ये कोई डिमार्केशन नहीं है कि दैट इज़ ओनली फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर, द स्मॉल हमारे माइनिंग ऑपरेटर्स हैं, दे कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड फॉर द लाइसेंसिंग एस्पेक्ट। फिर उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप एक इंडिविजुअल होके भी कोई लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्म है, कंपनी है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो मेनली जो लाइसेंसिंग है, द एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसिंग है, इसमें रिकॉनेसेंस की लाइसेंसिंग है, रिटेंशन लाइसेंसिंग है, स्मॉल एंड मीडियम की लाइसेंसिंग, तो ऑल टाइप ऑफ लाइसेंसिंग हैव बीन कवर्ड अंडर दिस एक्ट। और वो इस बुनियाद पे नहीं है कि हाँ भाई एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर यूरोप से आ रहा है, यूएसएस से आ रहा है या ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, सिर्फ उसके लिए। इट कैन बी द नेशनल लेवल कंपनी, इट कैन बी द कंपनी वर्किंग इन बलूचिस्तान। सो इट्स नॉट विद दिस डिमार्केशन, किसी भी कंपनी के लिए है। और वो तमाम कंपनी को वैसे ही सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फंडिंग इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको फुल गारंटी मिल रही है, 100% गारंटी मिल रही है। फिर उसके साथ साथ उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अगर उनको कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसकी रेजोल्यूशन के लिए भी। सो एक अच्छा इवेंचुअली एक अच्छा प्रोसेस, एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि जिसके थ्रू आप अपने माइनिंग ऑपरेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइसेंसिंग के प्रोसेस को फेयर लेवल पे, फेयर ट्रेड लेवल पे आप इशू कर सकते हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स बता दिए, चीज़ें बता दी जहाँ पे हमें हमारे फ़ायदे की हैं, बलूचिस्तान के फ़ायदे की हैं, लाइक लोकल फर्म्स के फ़ायदे की हैं, एम्प्लॉयमेंट है, यूथ के लिए क्या फ़ायदे हैं, ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हमारे लिसनर्स में कोई बिजनेसमैन भी होंगे, कोई स्ट्रेटजिस्ट्स भी होंगे, बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट्स भी होंगे, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनके लिए व्हाट इज़ देयर फॉर द इन्वेस्टर्स इन दिस एक्ट, इन्वेस्टर के लिए क्या है इस एक्ट में? अरे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट उसमें बात की कि देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर का जो प्रॉब्लम रहा बलूचिस्तान में, जैसे हमने देखा कि रेकोडे के केस में हमारे पास एक डिस्प्यूट हुआ और दैट दिस गोज आउट ऑफ कंट्रोल। वो बिल्कुल हमारे से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से और हमारे जो है वो गवर्नेंस लेवल में कंट्रोल में नहीं आया, एंड देन फाइनली वी वर बेसिकली पेनलाइज्ड। हमें तकरीबन 6 बिलियन का पेनल्टी बढ़ा। तो इस माइंस एंड मिनरल एक्ट है, इसमें आपके पास देखिए इन्फोर्समेंट किसके थ्रू हो रही है। आपके पास माइंस एंड मिनरल्स की जो फोर्स है, एक एंटाइटी ऐसी रखी गई है कि जो कि लाइसेंसिंग को, प्रॉस्पेक्टिंग को की लाइसेंसिंग को और जितने भी लाइसेंसिंग का प्रोसेस है उसको देखेगा और उसके हिसाब से उसको इशू करेगा। फिर इसके साथ ये है कि आपने ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर है उसके लिए ये चीज़ रखी गई है कि वो ही हैज़ टू डू द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ही हैज़ टू डू कंसल्टेशन विद द कम्युनिटी। तो जो लैंड ओनर है, जैसे अगर कोई प्राइवेट लैंड ओनर है, उसके भी बहुत सारे राइट्स रखे गए हैं, तो उस प्राइवेट लैंड ओनर के साथ आप कंसल्टेशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि देखें जब इस किस्म की माइनिंग इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो दैट बेसिकली कम्स अप विद जॉइंट वेंचर टाइप ऑफ जो एक प्रोसेस है वो उस तरह से डेवलप होते हैं, जिसमें कुछ कंपनीज मिल के बैठ के कहते हैं कि ठीक है हम फिजिबिलिटी करेंगे, एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। तो उस एक्सप्लोरेशन में जब मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं तो ऑल दीज वर्क हैज़ टू बी डन अंडर द लीगल प्रोसेस। तो वो उस लीगल प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होना चाहिए कि उसमें कोई वीकनेस ना हो इन टर्म्स ऑफ लाइक कि अगर कोई लाइबिलिटी को, अगर कोई अपना कंप्लाइंस नहीं कर रहा है तो उसको लाइबिलिटीज़ हों, की पेनल्टीज़ हों। तो ये एक्ट बेसिकली फाइन्स और पेनल्टीज़ और इलीगल माइनिंग के इशू को भी एड्रेस करता है। फिर साथ साथ जो डिस्प्यूट्स जो इमर्ज हो सकते हैं फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर और द नेशनल इन्वेस्टर, उसको भी ये एड्रेस करता है। सो इट्स बेसिकली कवरिंग ऑल द 360 डिग्री प्रॉब्लम्स और द एसोसिएटेड प्रोसेस जो कि आपके माइनिंग से रिलेटेड हैं, उन सबको कवर कर रहा है बेसिकली। आपने जैसे पेनल्टीज़ की बात की तो ऑब्वियसली ये जो विदाउट प्रॉपर लाइसेंसिंग अगर काम करती है कोई फर्म या कंपनी तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जो आपने बताया कि गवर्नमेंट उनको पेनलाइज करती है, उनका लाइसेंस कैंसिल करती है या तो फिर उन्हें काम करने नहीं देती अगर वो प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू लाइसेंस नहीं लेके आए। तो दूसरी बात ये है कि
गवर्नमेंट उनको कैसे मॉनिटर करती है कि ये इलीगल है, ये लीगल है, लाइसेंसिंग को अश्योर कैसे करवाती है? और दूसरी ये बात भी आप हमें बताते जाएं कि जो कोई भी एक्ट होता है खामखा उनकी जो है एक एनफोर्समेंट बॉडी भी होती है। सो हमारी जो मिनरल फोर्स है तो इनकी इन्फोर्समेंट में इस एक्ट की क्या रोल प्ले कर रही है, तो हमें आप ये बता सकते हैं? अच्छा, जो देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो उसमें इन्होंने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए देखिए पहले जो एक्ट था या जो पहली प्रैक्टिस थी उसमें ये था कि आपका गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वाज ओनली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। अब इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया है वो है थ्रू दिस एक्ट दैट्स द माइंस एंड मिनरल फोर्स। एक फोर्स होगी दैट हैज़ दिस अथॉरिटी ऑफ सर्विलेंस, इंस्पेक्शन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग की। उनके पास ये सारी जो है वो इंफॉर्मेशन होगी डेटा गैदरिंग की। एंड along with this mines and mineral force we do have this hotline, reporting hotlines और local mechanism होंगे जिसकी वजह से एक continuous checking mechanism ऑपरेट कर रहा होगा। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जब कभी आपके पास कोई एक्ट अप्रूव हो जाता है थ्रू द प्रोविंशियल असेंबली नाउअडेज, बिकॉज आफ्टर द 18 अमेंडमेंट द प्रोविंस इज मोर हैज राइट टू ऑपरेट इन दिस सेक्टर, माइंस एंड मिनरल का जो सेक्टर है। इसमें आप देखिए कि जो है वो इस एक्ट के अप्रूव होने के बाद नाउ द एक्ट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। फर्स्ट इसकी फॉर्मुलेशन थी, इसके बाद अप्रूवल था, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। तो द रीज़न बिहाइंड आवर डिस्कशन इज़ दैट वी नीड टू अवेयर पीपल कि ये एक्ट क्या है और ये किस तरह से काम करेगा, नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर बट ऑल्सो फॉर द लोकल वन एज वेल। सो वी वॉन्ट पीपल टू नो दैट दिस एक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट्स अंडर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो इन्वेस्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंस इस बात की है कि उसको ये समझ आना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे उसको फुल लिबर्टी दी जा रही है टू गो फॉर द एक्सप्लोरेशन, टू डू देयर बिजनेस। ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो अंडर द कंटिन्यूस सर्विलेंस थ्रू दिस माइंस एंड मिनरल फोर्स। So they will be working alongside कि हाँ भाई ये all the checks and balances are already under process. मैं तो कहता हूँ आप बात करते जाएं और हम आपको सुनते जाएं. The way you clear things are very precise and are totally on target. Thank you. और उसके अलावा जो डॉक्टर वर्ड लगता है आपके साथ टाइटल में, तो पता लगता है कि PhD इज़ नॉट दैट मच ईजी कि लोग जितना सोचते हैं. तो क्या आप हमें बता सकते हैं अपने PhD की जर्नी के बारे में कि हाउ हार्ड इट वाज टू ग्रैब दैट टाइटल ऑफ डॉक्टर विथ योर नेम, और कितनी खुशी महसूस होती है व्हेन समबडी कॉल्स यू बाय योर नॉट योर नेम जस्ट बट उसके साथ डॉक्टर कह के आपको बुलाएं. तो वो एक, और बीइंग एज अ वुमन और बलूचिस्तान से उठ के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक पे बैठे हुए हैं, लाइक द कंटिन्यूटी ऑफ दैट एजुकेशनल चेन. लाइक हमारे यहाँ जो ट्राइबल नॉर्म्स होते हैं, आल्दो आपके टाइम पे और स्ट्रिक्ट होती थी, अभी तो मॉडर्नाइजेशन आ गई है, सोशल मीडिया आ गए हैं, सम हाउ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आ गई है कि बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है. तो आई वंडर व्हाट वर योर चैलेंजेस. लाइक FSc होती है, फिर बैचलर्स होता है, फिर जो है मास्टर्स होता है, फिर जाके PhD होती है, एंड PhD इटसेल्फ इज़ समथिंग अ वेरी बिग माइलस्टोन. और ऐसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ डेवलप करना जो कि आम इंसान के समझने की बस की बात नहीं है. लाइक दी आई एम डिस्कसिंग विथ यू द मिनरल एक्ट और उसके डिटेल्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसके लूप होल्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं. तो क्या आप हमें बता सकते हैं PhD की जर्नी और आप अपनी जो है ये लाइक हाउ, और ये कैसे, और माइट बी आवर लिसनर्स बहुत हैं हमारे पैशनेट लिसनर्स, इंक्लूडिंग हमारी जो वाइब्रेंट फीमेल्स हैं, जो वाइब्रेंट हमारी यूथ है, जो पैशनेट है टू कंटिन्यू देयर स्टडी. शायद उनको कोई इंस्पिरेशनल टच मिल जाए और वो अपनी, जिन्होंने स्टडी ब्रेक लिया हुआ है किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, जिन्होंने अबंडन की हुई है चीज़ें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके लिए कोई टोटका और जो है वी वुड लव टू हियर दैट.
अच्छा, पहले तो ये कि हमारा टाइम इतना पुराना नहीं है. As you mentioned it. I apologize for that. No. I sincerely do apologize. No, on just on the record. lighter note, basically मैं अपनी studies have completed in 2017. जो PhD मेरा Imperial College London से और Royal School of Mines, Earth Science and Engineering Department. I think I'm the only one. और 2018 में I started working back in Pakistan. Great. तो जो PhD जर्नी थी was very hard. Basically, the most important thing is कि जब हम कहीं जाते हैं कोई for work or for studies, फिर हमें तो we can only able to understand the term of homesickness. तब हम समझ सकते हैं. अदरवाइज अगर तो उसको हम ऐसे होम सिकनेस को लेते बोलते यार दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ टर्म. और बट आई थिंक जब आप बाहर जाते हैं फॉर स्टडीज एंड वर्क तो आपको अंदाजा होता है कि होम सिकनेस कैसे कहते हैं. फिर ऑब्वियसली देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट एस्पेक्ट इज द एजुकेशनल एंड वर्किंग कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और जब आप किसी हाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो आप सबसे पहले यही आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में आती है, लर्निंग यही होती है कि उनके जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो मैकेनिज्म के बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस वजह से दे हैव गॉट लॉट ऑफ डाइवर्स नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं और हर किस्म का बंदा वहाँ पे बिकॉज उनका एक लर्निंग का एटीट्यूड है और मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, तो उसमें एक पढ़ने वाला बंदा वहाँ पे चाहे वो किसी भी कल्चर किसी भी रिलीजन का होगा वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकेगा. तो ये बहुत डिफरेंसेस थे ऑब्वियसली. और हमारे यहाँ बिकॉज मेरा उससे बिफोर दैट आई हैव हैड मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो मेरी थोड़ी सी ये था कि मुझे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स को देखना पड़ा. व्हेन आई वाज स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, बलूचिस्तान में मैंने स्ट्रेंथन किया, एस्टैब्लिश किया एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट. और उसके बाद फिर व्हेन वेंट टू यूके तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें थी कि हाँ ठीक है, कभी आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग माई टाइम बैक इन ऑस्ट्रेलिया एंड समटाइम्स आई स्टार्टेड मिसिंग माई पेरेंट्स. सो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. But it was hard. But once you take the decision in your life for anything, any good thing, any challenging thing, तो वो आपको बड़ा help करती है. And I'm very grateful to my mother who has always been very very encouraging to me. और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं. Even when I came back from UK, तो I was quite ambitious. I think more ambitious than now. So उस time I started working in the mines and mineral sector. और अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्मॉल ग्रांट स्कीम हमने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, कोल माइन वर्कर्स के लिए काम किया. और वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब हमने इस किस्म की कोई एकेडेमिया से कोई बंदा आया और उसने ये काम किया. इट बिकेम एन ओवरनाइट सक्सेस हुआ वो. उसके बाद फिर एंड देन आई ट्राई टू एस्टैब्लिश द बलूचिस्तान स्पेस ऑब्जर्वेटरी. बलूचिस्तान स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एक फुल फ्लैश प्रपोजल दिया. एंड देन फिर कमिंग बैक टू द एनवायरनमेंट सेक्टर के अगेन जो फर्स्ट हमारा काम था जो विच आई हैव स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया. सो इट्स ऑल लाइक लर्निंग प्रोसेस. और आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि एवरी डे यू वेक अप एंड देन से ओके I'm tired, I have to face a lot of problems. True. But on the other hand, there is always one thing that can make you successful. That is that you never lose your hope. आप अपने hope को कभी ना ख़त्म होने दें. और it should not be disappear. With a lot of problems, with a lot of negativities, आप कभी उसको डिसअपियर ना होने दें. आप उसको अपने अंदर रखें, तो बहुत ज़्यादा दिखाएं भी नहीं, क्योंकि फिर जो है ना आप अंडर एस्टिमेट भी होते हैं, ओवर एस्टिमेट भी हो जाते हैं. लेकिन ये है कि अपनी होप को अलाइव रखें, और जब तक वो अलाइव रहती है तो देखिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी होप ही अलाइव रहती है. तो और देखिए प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ अभी ये प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं, मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं. तो एज एन इंडिविजुअल बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू इज दैट टू हेल्प ब्रिंगिंग द पॉजिटिविटी इन माई वर्क, हेल्प ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन अदर लाइव्स एज वेल. सो मैं इसको बिलीव करती हूँ और मैं इसको समझती हूँ कि अगर हम इंडिविजुअल के तौर पे किसी को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आधा मसला तो आपका तभी हल हो जाता है कि आप किसी को सुन लेते हैं. आधे हमारे मसले तभी हल हो जाते हैं. Exactly. लेकिन अगर ज्यादा मसला अगर आपने किसी को हल करने के लिए कहना है तो आप कहें कि आप अपने मसला को लिख भी लें
तो वो आज आपका 100% मसला हल हो जाएगा अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं. सो इट वॉज अ हार्ड जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से वी आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर प्रोविंस. दैट्स ग्रेट. सो लिसनर्स, होप जो है इट इज़ वो आपको जो है लाइक डॉक्टर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, अब्रॉड से पढ़ के आ गई भाई, PhD डॉक्टर नाम के साथ लग रहा है. सो लिसनर्स, होप जो है वो बड़ा वेपन है और यूज़ इट. आपने होपलेस नहीं होना है. देयर इज़ अ लॉट टू कम इन नियर फ्यूचर. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. ख़ुद को उस हिसाब से बिल्ड करें, ख़ुद के काबिलियत के ऊपर मेहनत करें. वो एक कोटेशन है समवेयर ऑन, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, पता नहीं चलता किसने कहा है, लेकिन सामने फीड में आ जाता है तो हमें जो अच्छी लगती है तो सेव भी कर लेते हैं. कि somebody had said कि जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इल्यूजन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. तो अगर आप काबिल हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है. सो आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने मायूस नहीं होना है. और यही रिज़ल्ट जो है, एक सक्सेसफुल केस हम आपके सामने ले आए हैं, बिठाई है हमने, और आपके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं. और इस हिसाब से चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके मुझे नहीं लगता था कि इस कॉम्प्लेक्स मिनरल माइंस एक्ट को, जो प्योरली एक टेक्निकल और लीगल टर्म्स के साथ डिस्कस होती हैं, उसको कोई इतना ओवर सिंप्लीफाई करके हमारे लिसनर्स के लिए डिफ़ाइन कर सकता है. सो हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर साहिबा. ये आपकी जो है PhD की डिग्री बोल रही है और आपकी एक्सपर्टीज़ बोल रही हैं. सो बलूचिस्तान ये है हमारा बलूचिस्तान, और ये है हमारे बलूचिस्तान के इंटेलेक्ट्स का कैलिबर, और ये है हमारे बलूचिस्तान के लोगों की ख़ुद की इंडिजिनियस अंडरस्टैंडिंग. सो अभी हमें बाहर की कंसल्टेंसी की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत पड़ेगी. सो नाउ बलोच, पश्तून, हज़ारा, इवन ऑल दी मासेस ऑफ बलूचिस्तान आर रेडी टू टेक चार्ज इन देयर प्रोविंस और अपनी चीज़ों को ख़ुद लीड करें, संभालें, अपने प्रोविंस को ऑर्डर में ले आएँ. और जो बाहर की कंसल्टेंसी है वो कंसल्टेंसी तक ही रहे. जहाँ हम फंसे तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वो उनको करना है एज अ सिस्टर प्रोविंस मेंबर्स और कंट्री फेलो मेंबर्स. तो बलूचिस्तान की अभी तरक्की की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान के लोगों को ख़ुद अपने कंधों पे उठानी चाहिए. और 75 साल हो गए हैं और मुझे लग रहा है 75 साल से ऊपर हो गए हैं. बलूचिस्तान के लोग अभी इतने काबिल हो गए हैं कि बलूचिस्तान की ज़िम्मेदारी वो अपने कंधों पे ले सकें और चीज़ों को ख़ुद लीड करें. इंडिजिनस पीपल फॉर द इंडिजिनस रोल्स. और ये जो है रिप्रेजेंटेशन का भी एक सेंस देता है. ये जो है एक जो पास्ट के हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस कर देगा काफ़ी हद तक. और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. कौन नहीं चाहेगा उसके घर में खुशहाली हो, कौन नहीं चाहेगा उसके घर में जो है सारी चीज़ें वो ख़ुद मैनेज करे, सेंस ऑफ ऑनरशिप आएगी. सबसे बड़ी बात ये है. तो अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं तो सेंस ऑफ ऑनरशिप जो सबसे बड़ी बात है. तो अगर ये कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बलूचिस्तान की ऑनरशिप इसमें क्या होगी, बलोच की, पश्तून की, हज़ारा की, रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान की, इसमें ऑनरशिप क्या होगी? क्या आप हमें इस बारे में बता सकते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, ऐसे ही कि देखिए 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मेरे ऑडियंस हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अब अगर आप देखें ग्रोइंग कंसर्न्स क्या है वर्ल्ड वाइड के, हर इंडस्ट्री में मिनरल्स की ज़रूरत है. हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, दिस माइक, एवरीथिंग हियर इज़ लाइक दे आर हैज़ लॉट ऑफ मिनरल्स. इसको बनाने में बहुत सारे मिनरल्स यूज़ हुए हैं. अब आप देखिए कि पहले हमारे पास जो मोबाइल होते थे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते थे. अब हमें टच स्क्रीन मिल गया, तो टच स्क्रीन का आना न्यूडाइमियम एक मिनरल है, उसकी वजह से है. तो बहुत सारी इनोवेशंस या इंटरवेंशंस जो है ना वो मिनरल्स रिसोर्सेज की वजह से. तो आजकल की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो यही है कि अगर आपके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं और आपके पास वो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स है जो कि उसके एक्सप्लोरेशन में हेल्प आउट कर सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो आप ही चैम्पियन हैं. द पीपल सिटिंग इन USA दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मिनरल्स. So we are living in Balochistan, having billions and billions of reserves of minerals, different kind of minerals. तो हमारे पास तो ये resource है, तो why not to take a step to go for this exploration, to meaningful use this, meaningfully आप इसको use कर सकें. तो आप ये देखिए वो डिमांड साइड पे हैं
और हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, इसमें हमारा अपना कोई अपना तो कोई हमारा इसमें वो नहीं है, अमल दखल नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी है. बेशक. सो वो डिमांड साइड पे है, तो वी शुड बी एबल टू ब्रिंग आवर सेल्फ इन ऑन द फ्रंट फुट पे हम लेके आएँ, ताकि हम उस डिमांड को मीट करने के जो है वो उस डिमांड को फुलफिल कर सकें. एक चीज़ है. दूसरा ये कि देखिए ओनरशिप, अगर आप किसी शख्स के पास पेन है और किसी शख्स के पास कोई वेपन है, कोई गन है, तो जो जितना ज़्यादा ओनरशिप रखेगा वो उससे उतना ही ज़्यादा वो उससे काम ले सकेगा. अब इस डायमेंशन को देखिए कि अगर आपकी ओनरशिप, मेरी ओनरशिप मेरे पेन के साथ है, तो मैं उसको इस हद तक, मैं उसके अगर ओनरशिप अगर मैं उसको रखती हूँ, तो मैं उससे उस हद तक फ़ायदा उठा सकती हूँ जिस हद तक कि वो एक गन के ओनरशिप रखने वाला नहीं उठा सकेगा. बिकॉज द डिफरेंस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टूल, कि जिसको हमने अपनी ओनरशिप में लिया है. तो अगर मेरी ओनरशिप सक्सेसफुल होगी तो मैं 100 लोगों को उस पेन के थ्रू फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ. लेकिन अगर उस जिसके पास गन है, उसकी ओनरशिप उसको किसी तरीके से भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि उसका टूल ही रॉन्ग है. तो अगर आपका नैरेटिव, आपका जो स्टांस है वो पॉजिटिव है, सो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. इंस्टेड आप अपना स्टांस नेगेटिव लेके जाएं तो आपकी सारी डायरेक्शन ही नेगेटिव हो जाएगी. आपका पहला जो स्टेप है वो नेगेटिव है, तो सारी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी. तो ओनरशिप का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पॉजिटिव चीज़ों की ओनरशिप, ऐसी चीज़ों की ओनरशिप जो कि फ़ायदा दे सके. वी आर लिविंग इन दिस एरा कि हमारा लाइफ स्पैन 50 है, 60 ईयर्स है, और चलो कोई खुशकिस्मत हो जो शायद 65 और 70 तक भी शायद जी सकते. मुझे नहीं लगता आजकल, लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे आप कह रहे हैं, तो वो इतने शॉर्ट लाइफ स्पैन में जस्ट ब्रिंग, आप अपने माइंड में रखें कि आप मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें. और दिस इज व्हाट वी आर मेंट फॉर. हमारा जो पर्पस है वो अल्लाह ताला तो बहुत सारी मखलूकात ला सकता है, वो लेके आ भी जाएगा जब उसको जरूरत हो. तो हमारा पर्पस जो है इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में टू बेनिफिट द पीपल्स अराउंड अस, और उसमें ये कि हमारे टूल्स जो हमारे ओनरशिप्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए. That's great. That's a very great message if somebody has grasped it. अगर किसी को समझ आ जाए तो ह्यूमन की खुद की लाइफ की जो असल मकसद है is to benefit, facilitate other human being around him. तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बड़े कम लोगों को समझ आती है, क्योंकि आजकल जो है पर्सनल इंटरेस्ट्स के ऊपर जो है वो प्राइम फोकस होता है इंडिविजुअल का. तो इंडिविजुअलिज्म इतनी बढ़ गई है कि कलेक्टिव सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस जो है वो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से आपके एक इतने ग्रुप के दूसरे इतने ग्रुप के अगेंस्ट हैट्रेड बढ़ता है. एक पर्टिकुलर सेक्ट का दूसरे सेक्ट के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे मतलब कि इंडिविजुअलिज्म इतना बढ़ गया है कि आप जो हैं ड्रिफ्ट सोसाइटी में दिखती आती हैं. सो अगर आपने ह्यूमन लाइफ का जो रियल एसेंस है वो अगर कैच कर लिया है तो वो सोसाइटी बड़ी इंक्लूसिव सी हो जाती है, और इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है. तो ये बात तो आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ कैसे आप दूसरी चीज़ों को फ़ायदा दे सकते हैं, और दी टूल्स दैट यू ओन is totally depend how you use it. Like a pen can be used better than gun to benefit hundred of people. तो that's a really very great message. और उसके अलावा मैम अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो हमने बात की कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है, हमने बात की कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, हमने बात की कि ओवरऑल बलूचिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए ये क्या ले आया है एक्ट, और दूसरी चीज़ें भी हमने डिस्कस की. लाइक हमने कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिस्कस की, हमने चैलेंजेस डिस्कस किए, हमने उनका वे फॉरवर्ड भी बताया है कि ये कैसे ओवरकम हो सकते हैं. और मैम हम एज अ यंगस्टर हम अपील होते हैं जो मॉडर्न डे एक्टिविज़म है, लाइक जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एनवायरमेंटल एक्टिविज़म है. लाइक हमने देखा है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इवन यंगस्टर्स आर टू मच इनटू दी क्लाइमेट चेंज एक्टिविज़म. और बलूचिस्तान में भी वो रुझान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है. पहले तो क्लाइमेट चेंज एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट था, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता था अनटिल और अनलेस 2022 के फ्लड्स नहीं हुए थे. तो उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज को जो है बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है, और जो करंट इनक्यूबेंट गवर्नमेंट थी
इनके हेड ने जो सीएम हैं उन्होंने अपने डेब्यू स्पीच में भी क्लाइमेट चेंज को एज अ प्रायोरिटी रखा था कि ये कंसर्न्स हमने एड्रेस करने अपार्ट फ्रॉम अदर कंसर्न्स टू बी एड्रेस. सो ये एक पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है. तो ये जो एक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट के लिए इसमें क्या है? लाइक अगर हम देखते हैं ना, माइनिंग सेक्टर देखते हैं, लाइक मिनरल एक्सप्लोरेशन को अगर देखते हैं तो अक्सर ये चीज़ें बड़ी हार्शली क्रिटिसाइज और क्वेश्चन होती हैं बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स कि भाई ये जो है क्लाइमेट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है. सो दिस एक्ट, मिनरल एक्ट ऑफ 2025 हैव समथिंग अबाउट द क्लाइमेट कि उनको भी रेगुलेट करना है, क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, या फिर इसमें क्लाइमेट वालों के लिए कुछ भी नहीं है, वो चीखते चिल्लाते रहेंगे? क्या ये क्लियर कर सकते हैं? व्हाट इज़ देयर फॉर द क्लाइमेट एक्टिविस्ट? क्या वो रिलैक्स रहें या कि उठ के आ जाएं रोडों पे इसको रोकने के लिए? अच्छा, एक चीज़ जो है वो अगेन फॉर द वाइडर ऑडियंस के लिए कि आप इस बात को समझें कि देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर ग्रुप ऑफ पीपल से जब ये सवाल किया गया कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो कहते ठीक है ये हमारी लग्जरी है कि वी शुड हैव द इन्वर्टर एसी, और हमारे पास डिश वॉशर होना चाहिए, और हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स होनी चाहिए, और एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक. विद द वन टच ऑफ बटन वी वुड हैव लाइक एवरीथिंग इन आवर हैंड. तो दिस कैन बी अ लग्जरी, लेकिन इन्वायरमेंट बेसिकली आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी कवर करता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, अगर वो बरीड रहेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी नॉट यूजफुल फॉर अस. तो व्हाट इज़ द पॉइंट? तो आपके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को और फेलोज़ को, जब भी मैं डिफरेंट फॉरम्स पे जाती हूँ, तो मैं उसको क्लाइमेट चेंज को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने जो कुरान मजीद की आयत है जिसमें आप सूरह असर की कि बेशक इंसान खसारे में है, तो मेरे हिसाब से जब मैं क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करती हूँ तो बेसिकली जो इंसान का खसारा वो क्लाइमेट चेंज ही है. कि हम में से हर शख्स का एक कार्बन फुटप्रिंट है, और वो कार्बन फुटप्रिंट कुछ लोगों का ज़्यादा है, कुछ लोगों का कम है. इस तरह से कुछ कंट्रीज़ का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ का कम है. एग्जैक्टली, जैसे पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट इज नेग्लिजिबल. लेकिन आप देखें तो वो खसारा जो है ना वो हम सब का है. अब वो नेग्लिजिबल होने के बावजूद वी हैव टू फेस द फ्लडिंग, वी आर नाउ फेसिंग द ड्राउट पीरियड इन पाकिस्तान. एग्जैक्टली. तो ऑलमोस्ट 3 प्रोविंसेस में आपके पास टाइम ड्राउट अलर्ट है. तो वो बिल्कुल जो कुरान मजीद की जो आयत है ना वो हमें एक्सप्लेन करती है, हमारे इस कार्बन के सिनेरियो को एक्सप्लेन करती है. अब हमें ये करना है कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना. तो दुनिया इस बात पे आ गई है, ठीक है, कि वी हैव टू हैव लाइक अ रिड्यूस्ड इमिशंस. जो नेट जीरो इमिशन का कंसेप्ट है वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो रिड्यूस करे. अच्छा, फिर उसके बाद फिर हमने इस पे काम किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, SDGs को हमने इंट्रोड्यूस कराया. फिर उसके साथ साथ हमने इस बात पे काम किया कि जो है आपके पास जो सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है कि जिसमें देयर इज नो वेस्ट इन द एंड. तो अब दुनिया इस बात पे आ गई है. तो हम भी अपनी जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें जो हमारा न्यू माइंस एंड मिनरल एक्ट है वो तीनों चीज़ों को फोकस करता है. वो कर भी रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहा है, दूसरा एनवायरनमेंट को कर रहा है, एनवायरमेंटल केयर को कर रहा है, और सोशल गवर्नेंस को कर रहा है. तो तीनों चीज़ों को ये हेल्पफुल करा. जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया, ये जो इसमें आपके जो भी आपकी माइनिंग कंपनी आएगी, दे हैव टू हैव लाइक ए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. सो जिसमें ISO सर्टिफिकेशन भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री में कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो तमाम स्टेप्स जो कि लाइफ साइकिल असेसमेंट जो माइनिंग इंडस्ट्री की जाती है उसमें अडेप्ट की जा सकती हैं. इट्स ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड एज पार्ट ऑफ दिस माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025. That's great. मतलब कि people like me who are too much into climate change activists have nothing to worry about this act. ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा. चलें, आप कहती हैं तो there must be a rational logic behind it. जैसे हमने कहा कि she has developed the expertise and having a certified degree of doctorate in it. So we have a lot of back stuff to believe on this argument. So we do believe in it, ma'am. और उसके अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम दी क्लाइमेट कंसर्न्स के देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन इट. और उसके बाद अगर हम बात करें
अगर लोकल सेटअप के ऊपर, लोकल सतह के ऊपर ये मिनरल एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होंगे कि दे विल ट्राई टू गेट दी लाइसेंस, कि वो फिर प्रोसीजर क्या है कि लाइक आप जो हैं वो डायरेक्टली प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे फॉर द लाइसेंस, और यू हैव टू अप्रोच अपर हाउस फॉर इट। तो इसके लिए क्या सेटअप है फॉर लाइक देर व्हाट, अगर आपके पास कोई लोकल फर्म आता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल अगर फर्म है तो वो उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर है, अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, इवन एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं टू कैरी आउट। उनके कंपैरेटिवली लोकल के लिए क्या इतनी ही फॉर्मेलिटीज़ और मुश्किलात हैं कि जो पूरे करने पड़ेंगे, या इट इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के आएँ और सिंपल प्रोसीजर के साथ इन्वेस्ट करके अपना लाइसेंस ले जाएँ? अच्छा, इसमें जो है ना, देखिए इम्पोर्टेंट इस चीज़ को इम्पोर्टेंस है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, उन दोनों के लिए आसानी है इसमें कि हाउ टू ऑब्टेन द लाइसेंस, बट इट हैज़ टू बी थ्रू द प्रोसेस। तो आप अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी जॉइंट वेंचर के थ्रू आ रहे हैं तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसमें SCCP की रेगुलेशंस हैं, फिर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में BRA की रेगुलेशंस है, वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। फिर लाइसेंसिंग के साथ साथ आपको सिर्फ, देखिए मैं कहूँ कि आप ठीक है, यू कैन कम ओवर एंड डिग आउट दिस माउंटेन और यहाँ से आप अपना जितना भी मिनरल लेके चले जाएं, ऐसा नहीं है। इस अप्रोच को जो है अवॉइड किया गया है। इसमें जब आप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, और लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करने के साथ साथ लाइसेंसिंग जब आपको मिल जाएगी, चाहे वो फिजिबिलिटी की लाइसेंसिंग है या आपके पास एक्सप्लोरेशन की लाइसेंसिंग है, ये रिटेंशन है, होल्डिंग, रिन्यू आप कर सकते हैं इसके अपने लाइसेंसेस को, पुराने लाइसेंसेस को। तो तमाम जब आप इसमें अप्लाई करेंगे थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड माइंस एंड मिनरल फोर्स के थ्रू करेंगे, उसमें पूरा बॉडी बनी है जो कि आपके लाइसेंस को एवेल्युएट करे, एप्लीकेशंस को एवेल्युएट करेगी और लाइसेंस के इश्यू करेगी। तो फिर जब आप लाइसेंस को आपको इशू हो जाता है तो देन हैव टू आपकी कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, वो अंडर द कंप्लायंस आ जाएगा। और जब अंडर द कंप्लायंस आ जाएगा तो इस तरह से इट वाज नॉट फ्री, आपको ये नहीं है कि हाँ आप व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, इस तरह से नहीं है। उसमें आपका कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन प्रोसेस है, एंड इट्स सेम फॉर बोथ द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर। फिर इम्पोर्टेंस इसमें ये जो स्मॉल माइनिंग टाइटल्स जो उनको दी गई है कि भी स्मॉल माइनिंग टाइटल्स जो हैं वो आपके, जैसे कोल माइनिंग में है, उसमें मेजर इन्वेस्टर्स भी हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको भी दी गई है और मेजर इन्वेस्टर्स को भी दी है। अब हमने ये नहीं कहा जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है इज ओनली फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो कि $1 बिलियन में इन्वेस्टमेंट करना चाहें। दिस एक्ट इज द हार्मोनाइज्ड नेशनल फ्रेमवर्क टू ईज द माइनिंग ऑपरेशंस इन पाकिस्तान as well as in Balochistan. That's great, madam. So nice of you. It was a great pleasure to have you here. Or the way you explain the things and my out of the box questions जो मेरे दिल में आया, what I have done homework on this act, जो मुझे समझ आई, जो नहीं आई मैंने आपसे पूछा for our audience, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं over explain की. So it was a great pleasure to have you here, and I hope so our listeners also liked this special segment of program that is really very educating one, or kind of an entertainment touch too, so we can call it an infotainment program too. So ना ही मैं बोर हुआ हूँ मैडम, सीरियसली। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसे स्ट्रेच करता और चलाता, लेकिन वी हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड रूल बुक, और इस रूल बुक के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ चलेगी तो आसानी से कटेगी। अदरवाइज देयर आर वो कहते हैं ना promise of reward and punishments, so we have to abide by the rules as a citizens, we have to respect those barriers and timings, फिर लाइफ आसान हो जाती है सामने वाले की भी आपकी भी। और दूसरी बात ये है कि मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट वाज रियली वेरी नाइस टॉक टू यू, और उम्मीद है कि आपको हम बुलाते रहेंगे। और आप जो हैं, क्योंकि एज आई वाज रीडिंग योर प्रोफाइल तो उसमें काफ़ी इन्वायरमेंटल टच मुझे मिला है, तो आपको हम ज़रूर अपने अपकमिंग क्लाइमेट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में बुलाएंगे। और फ्यूचर जो है वो मिनरल्स एंड माइनिंग्स का है ही है, सो यू विल बी अवर एवरग्रीन गेस्ट टू बी इनवाइटेड हेयर।
और दूसरी बात यह है कि कॉल्स मैसेजेस हमारे ऑडियंस हमें कर सकती हैं. वी हैव एक्सपर्ट इन ऑन अवर पैनल, सो यू कैन आस्क. आप देखें, ये बलूचिस्तान के लोग, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके लिए मिनरल एक्ट है, आपके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका पूरा हक है कि आप इसके बारे में ख़ुद को एजुकेट करें. आपको अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप हमारे फोरम से आके क्वेश्चंस करें. हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों की जब ऑनरशिप लेंगे तो उसकी ऑनरशिप लेने से पहले उसको समझना लाजम है, ताकि अगर आप उसको समझेंगे तो आप इन नियर फ्यूचर उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे. आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया था CPEC, और CPEC में मल्टीपल चीज़ें जो है वो चल रही थी, तो आपने ख़ुद को उस हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करके उस जॉब मार्केट में इन होना था. लेकिन बशर्त हमारी ऑडियंस जो है, हमारी आवाम जो है, पता नहीं किस एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के चक्कर में. मैम कोई हिंट या टिप तो दें हमारे नौजवानों को कि नियर फ्यूचर जो है माइनिंग एंड मिनरल्स का है, अगर इसमें इन होना चाहते हैं, इस मार्केट में, इस जॉब मार्केट में रिलेटेड टू मिनरल्स एंड माइनिंग्स, तो कौन से करियर ऑप्शन को परस्यू करें ताकि वो इसमें इन हो सकते हैं? अच्छा, ऐसे ही कि जो कन्वेंशनल मतलब बैक 10 years बैक जो एजुकेशन थी, अब तो हम बलूचिस्तान में एजुकेशन वाइज बहुत ही पीछे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे जो करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बलूचिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस टाइम आपके पास एजुकेशनल रेवोल्यूशन है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और जो है उसके साथ साथ जिसमें आप देखें कि उसमें द थिंग्स हैव बीन ऑटोमाइज हो गई हैं, डिजिटाइज हो गई हैं चीज़ें. आपको ऑन योर फिंगरप्रिंट देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अच्छा, अब उस इंफॉर्मेशन अवेलेबल को अब हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने भी ऑडियंस हैं जो स्पेशली यंग स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उनको ये कहती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टिकटॉक्स एंड यूट्यूब्स, बट इंस्टेड यूज़ दीज टूल्स फॉर एजुकेटिंग योर सेल्फ, अगर आप उसको एजुकेट करें. सेकेंडली, जो माइंस और मिनरल का सेक्टर है वो माइनिंग में देखिए आपके पास 2-3 मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक्सप्लोरेशन है, फिर रिफाइनिंग है, प्रोसेसिंग है. अब जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है, इसकी एप्लीकेशन हमारी माइंस एंड मिनरल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. जैसे कि इसकी एप्लीकेशंस दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ में है, इस तरह से इनकी एप्लीकेशंस इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है. तो आप अपने AI को यूज़ करके आप माइनिंग ऑपरेशंस में इनोवेशन लेके आ सकते हैं. प्रिलिमिनरली अगर आप इसमें बैचलर्स की डिग्री लेना चाहते हैं फ्रॉम द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारे पास ब्यूटम्स है, इस तरह से हमारे पास खुशदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो और इसके साथ साथ पाकिस्तान में UET है और दूसरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से आप बैचलर्स की डिग्री ले सकते हैं. मीन वाल, क्योंकि इसके साथ साथ हमने जितने भी CSR का कंपोनेंट देखना है या देख रहे हैं, जैसे रेकोडिक में है, बारी गोल्ड है, तो इसमें ये ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने का भी प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू आप आ जाके स्टडी कर सकते हैं. तो मैं जैसे कि लास्ट हमारे प्रोग्राम में भी मैंने मेंशन किया कि हम अपने इंटरनल प्रोवेंशियल जो है एक लूप बन जाए, जिसमें जो हमारे पास इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं, उनका एक लूप बन जाए, जिनको फिर थ्रू हम जो है दिस प्रोग्राम हम बाहर भेज सकें फॉर द 6 months ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि वो जो माइनिंग इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से आपके पास साउथ अफ्रीका है और चिली है और इटली है और ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे हम 6 months के प्रोग्राम इनको कराएं ताकि इनकी अवेयरनेस बढ़े, ये न्यू स्किल्स सीख सकें इस सेक्टर में. सो देयर आर so many things that you can do, the government of Balochistan can do, the government of Pakistan can do, and as an individual अगर हम देखें तो there are so many opportunities available for the young graduates to learn more new techniques and to excel in this field. Thank you so much, ma'am. It was an honor to host you, and thank you so much for such kind of very informative discussion. And we would love to have you back here, and for the sake of our audience and to educate other people too. Ma'am, one last message of yours as an consultancy expert for the foreign investors. If they want to invest in this current setup, what will be your advice for them? Okay. So for the foreign investors, what I would recommend is that to don't only consider the resource richness of this province of Pakistan. Try to take on board the local people, the community, the culture here.
if there is a program in which we can integrate the more community involvement, या आप इसमें cultural environment include करेंगे, you will feel कि आपके पास जो international investors हैं उनको ये एक suggestion है कि अगर आप ज़्यादा इनके साथ क्लोज होकर काम करेंगे तो हम सब जानते हैं वी पाकिस्तानी आर वेरी, हम बहुत ही मेहमान नवाज हैं और हमारा बड़ा ट्रेडिशन है, हमारा बड़ा कल्चर है. बलोच कल्चर इज़ वेरी रिच एंड पश्तून कल्चर इज़ वेरी रिच. यहाँ पे लोकल ट्राइब्स हैं, ब्रावी कल्चर इज़ वेरी रिच. तो वो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि यू आर वर्किंग और लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री. सो वो आपको सपोर्ट करेंगे इन ऑल इस एस्पेक्ट, आपके ऑपरेशन में और तमाम चीज़ों में. तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, देयर फोकस इज नॉट ओनली ऑन द रिसोर्सेज बट ऑल्सो ऑन द पीपल एज वेल. जब आपकी पॉलिसीज पीपल ओरिएंटेड होती हैं तो आपका जो बेनिफिट है वो 1000 मार्जिन बढ़ जाता है. उसमें फिर आपको बहुत सारे इश्यूज नहीं होते. तो हमने देखा जितनी भी इस किस्म की इंटरवेंशंस होती हैं उसमें आप ये देखें कि आपका जो कल्चर है वो सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए. हम दूसरी तरफ हम आपको वेलकम कहते हैं और मेरे ख्याल से बहुत से लोग बहुत सारी नेगेटिविटी के बावजूद जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको वेलकम कहते रहे हैं और कहते रहेंगे. That's great. So we ended up the program with a hospitality note here for the foreign investors. और बात यही है कि खुशहाल बलूचिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ज़ामिन है. Indeed. So we have to bring our every effort to make this area prosper. और चाहे वो उसके लिए हमें इंटरनेशनल मसल्स पुल करना पड़े तो वो भी हम करेंगे. और लोकल लेवल के ऊपर एज अ रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान, is being son of soil, being daughter of soil, without any gender barrier. जब बात आ जाती है बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए तो we don't segregate on the basis of gender. We will work together, either it be the youngsters or either it be our जो बुज़ुर्ग हज़रात हमारे हैं उनसे भी हम कंसल्टेंसी लेंगे. हमारी तरबियत में है, हमारे नॉर्म्स में है, तो उनके साथ शाना बशाना चल के इस रीजन को जो है वो प्रॉस्पर बनाएंगे.